अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो ख़ैर डॉट-कॉम के ऊपर फ़र्दर है, जो हमने लास्ट लैब में प्रैक्टिस की थी कि अपना एक पहले से बनाया हुआ एयरक्राफ़्ट जो हमने एक्सेप्लर पे डिज़ाइन किया है, उसे डॉट-कॉम पे हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं और एक्सेप्लर पे एयरक्राफ़्ट बना लेने के बावजूद हम डॉट-कॉम पे क्यों बना रहे थे एंड डॉट-कॉम पे बनाने की एक और क्या ख़ास वजह थी, ये 2-3 बातें मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ पिछली लेक्चर में कि एक तो हम रिडंडेंट रहते हैं, मतलब एक हम अपना बैकअप के तौर पे अपनी वैल्यूज़ को वेरीफ़ाई करने के लिए हम दोबारा डॉट कॉम पे डिज़ाइन कर रहे हैं एंड सेकंडली डॉट कॉम की जनरेटेड फाइल्स को हम मैटलैब से इंटरलिंक भी कर सकते हैं। ख़ैर इसके अलावा एक और फ़ायदा हमारा होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता सकूँगा कि वो क्या है। मैं गाइड कर देता हूँ, वो ये है कि डॉट कॉम पे एक और काम करने की वजह हमारी ये है कि हम अ, अगर किसी एयरक्राफ्ट सिम्युलेटर पे जाएँ, जैसे जस्ट सपोज़ कि मैं काम करना चाह रहा हूँ एक्सप्लेन पे, तो एक्सप्लेन में क्या होता है कि अगर मैंने कोई रैंडम जो पहले से इसमें सजेस्टेड एयरक्राफ्ट है, अगर मैंने वो फ्लाई करना है तब तो ख़ैर है, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर मैंने अपना खुद का कोई डिज़ाइन किया हुआ एयरक्राफ्ट एक्सप्लेन में फ्लाई करवाना है, तो मुझे वो ख़ास एक्सप्लेन मेकर में जाके पहले खुद डिज़ाइन करना पड़ता है, देन मैं उस एयरक्राफ्ट को अपने एक्सप्लेन में इम्पोर्ट करवाता हूँ एंड देन आई कैन फ्लाई इट। मगर डॉट-कॉम में हमें ये फ़ायदा है कि मतलब जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एएसडी में, उसमें हम यूज़ कर रहे हैं फ्लाइट गियर। अच्छा, फ्लाइट गियर में हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हम अपना कोई भी एक बना-बनाया एयरक्राफ्ट हमारी फ्लाइट गियर की इंस्टॉल्ड डायरेक्टरी के अंदर एयरक्राफ्ट्स में हम ऐड कर देते हैं। ऐड होने के बाद ज़ाहिर-सी बात है कुछ एक्सएमएल फाइल्स हैं, जो रजिस्ट्री फाइल्स होती हैं, उसमें हम कुछ एडिटिंग करेंगे, वो क्या होगी वो मैं बताऊँगा। मगर उस एडिटिंग से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अपना दूसरे किसी सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन एयरक्राफ्ट मतलब जिस तरह का हमें चाहिए था, जब एक्सप्लेन में तो ख़ैर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ना, कि इसी तरीके का बनेगा या ये पैनल्स आपने लगाने पड़ेंगे, डिटेल में बहुत जाना पड़ता है, कि ये चीज़ें हमारे पास गिवन्स हैं, आप जो-जो इंक्लूड करना चाहते हैं, आप एक-एक करके पिक करें, लगाते जाएँ। जस्ट लाइक LabVIEW के पहले से बनाए हुए ब्लॉक्स होते हैं, हम ब्लॉक्स को इम्पोर्ट कर के लगा रहे होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में भी कुछ ऐसा ही है कि पहले से बनाए हुए ब्लॉक्स हैं, हम इम्पोर्ट करते हैं, अपना खुद का एक एयरक्राफ्ट डिज़ाइन कर लेते हैं। हाँ, ये बात है कि उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ होती है, जो कि ऑपरेटेबल होता है। फ्लाइट गियर में ये है कि भाई बन तो बेसिक रहा है, मगर हमें फ़ायदा ये है कि हम किसी और सॉफ्टवेयर पे अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन करके इसको इम्पोर्ट करवा सकते हैं। अच्छा ख़ैर हमने लास्ट लैब में डॉट कॉम पे डिटेल में काम किया था। हमारी ये साइटेशन की फ़ाइल थी। हम साइटेशन की फ़ाइल आई होप यू ऑल रिमेंबर कि मैंने डॉट कॉम इंस्टॉल किया है। मेरे पास डेस्कटॉप पे कुछ एक फ़ोल्डर आया है डॉट कॉम के नाम से। मैं वो डॉट कॉम का फ़ोल्डर ओपन करके देन एग्ज़ाम्पल्स में एंटर होता हूँ एंड देन citation.dcm की फ़ाइल को एडिट विद नोटपैड करता हूँ। यहाँ पे सारा पैरामीटर्स जो मैं इनपुट इसमें ऐड कर रहा था, इनपुट दे रहा था, वो आई होप सबको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो यू कैन आस्क मी। हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट कमांड्स थी वो हम यहाँ पे ऐड किए जा रहे थे, जिस तरह डायमेंशन या डिग्रीज़ में किसमें पुट करना है। हाँ, मैंने अपनी कुछ फ्लाइट कंडीशन सेट की थी। मैं अपने एंगल ऑफ अटैक्स, मैक नंबर्स और ऑल्टीट्यूड या मेरे एयरक्राफ्ट का जो भी एक अज़्यूम्ड वेट था, तमाम चीज़ें इंक्लूड करने के बाद जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द ऑल मैकेनिकल वर्क, आपकी सर्वोस एंड डीसीज़ एंड ऑल द कंबाइंड वेट एक में ज़ाहिर है हम अज़्यूम करते हैं बनाने से पहले एक आइडिया लेते हैं कि अगर मैं कोई बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ तो वो बैटरी का एक्चुअल वेट क्या होगा? या अगर मैं कोई मोटर कनेक्ट कर रहा हूँ तो उस मोटर का वेट क्या है? अगर मैं एक पूरा एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करूँगा तो उसमें अगर मैं विंग बना रहा हूँ तो मैं अपनी कितनी एयरफ़ॉइल्स लगाऊँगा, कितनी अपर एंड लोअर शीटिंग होगी। हर शीट का कोई ना कोई वेट होता है, हम अज़्यूम करके चल रहे होते हैं कि ये बनने के बाद इतना वेट इसका रहेगा। तो वो सारा वेट एक अज़्यूम करके यहाँ पे मैं केजी में इनपुट दे रहा हूँगा। अच्छा, वो आपकी फ्लाइट कंडीशंस लगाने के बाद एक आपके पास यहाँ पे कुछ इनपुट माँग रहा है, जो कि आपके विंग का एरिया, कॉर्ड एंड स्पैन है। देन ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि कोई भी पैरा शुरू और एंड जो होता है वो आपका
इस डॉलर की साइन के साथ हो रहा होगा, अगर डॉलर की साइन मिसिंग है तो यू विल फेस एन एरर। एरर वही है, सिंपल तरीका है एरर को भी चेक करने का, जो मेरी इसको रन करने के बाद इसको डबल क्लिक करके रन करने के बाद जब ये फाइल बनी हुई आ जाती है मेरा एयरक्राफ्ट, तो इसके साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे कुछ और फाइल्स भी जनरेट होती हैं। जिस तरह ये देख लें citation डॉट एक्सएमएल है, ये वाली एक्सएमएल फाइल है, एक मेरे पास citation आउट आ रही है और एक citation एक्सेल की फाइल आ रही है। एक्सेल की फाइल का खैर मैंने आपको बताया था कि उसमें ग्राफ्स वगैरह कैसे हम बनाते हैं। इसके अलावा citation डॉट आउट की जो फाइल है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमने जो फाइल रन की है, उसमें क्या-क्या एरर्स मौजूद थे। अब ख़ैर फाइल रन भी हो गई, एयरक्राफ्ट का डिस्प्ले भी आ गया, तो ज़ाहिर-सी बात है इसका मतलब कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर होता है तो यहाँ पे जिस तरह सपोज़ कि मैंने अपनी एंगल ऑफ अटैक्स की इनपुट देने में मैंने कोई गलती कर दी है, तो इस वाले एरिया में कुछ एरर मेंशन्ड होता है। तो वो एरर पढ़ के आपने अपना जो भी आपने गलती की होगी उसको रिज़ॉल्व करें। रिज़ॉल्व करने के बाद अगेन अच्छा रिज़ॉल्व आपको करने के लिए दोबारा citation डॉट डीसीएम में आना पड़ेगा। यहाँ पे अपना एरर रिज़ॉल्व करें, इसको सेव करें एंड देन हिट टू रन अगेन। अच्छा ये वाली चीज़ ख़ैर इसमें पहले है, आप लोग इसको एंड में भी यूज़ कर सकते हैं, ये सिंथेसिस के नाम से जो है, जिसमें आपके तमाम जो विंग है और स्टेबलाइज़र हैं, मतलब जो टेल है, एम्पेनाज है, उनकी जो पोज़ीशंस हैं वो आप ज़ाहिर-सी बात है पहले अपने एयरक्राफ्ट के तमाम चीज़ों की मतलब आपके विंग, बॉडी एंड टेल वगैरह की आप वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप सिंथेसिस वाले पैराग्राफ को ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो फ्लो चल रहा है उसी फ्लो से चलें, आप आगे-पीछे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, मगर वैल्यूज़ पुट करना ज़रूरी है। जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं एटलीस्ट वो पुट करना ज़रूरी है। जिस तरह हमने इसमें बॉडी की खैर ये वैल्यूज़ थी, बॉडी का मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि आपने पी और एस की भी वैल्यू ऐड करनी है। और देन ये विंग के कुछ पैरामीटर्स हैं, कॉर्ड और स्पैन, हाफ स्पैन, सेमी स्पैन एंड अगर आपका थोड़ा-सा डायहेड्रल है या स्वेप्ट है या कोई और वैल्यू है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़ैर आपने इसमें वैल्यूज़ को इनपुट करते रहना और वैल्यूज़ इनपुट करने के साथ-साथ आपने हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने ज़रूरी नहीं है कि फ़्लो में ही चलना है। आप आगे-पीछे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं और कुछ वैल्यूज़ जिस तरह बस ये है कि सारी वैल्यूज़ आपने एंटर करनी है, कुछ छोड़ के जस्ट लाइक ये मेरी एलेरॉन की वैल्यूज़ हैं जो मैंने ज़ाहिर-सी बात है यूज़ नहीं करनी है। मैंने कहा था कि हम बेसिक रहेंगे, तो जो वैल्यूज़ मैंने यूज़ नहीं करनी है उसको मैं स्टार करता रहूँगा, मतलब मैं कमेंट आउट करता रहूँगा। जी, कमेंट आउट के बाद इस फ़िक्र ना करें कि ये कलर क्यों चेंज हो गया। कभी-कभी ऐसा हो जाता है, आप इसको बंद करके दोबारा खोलेंगे ना इस फ़ाइल को, तो जो कलर आपका पहले से था वो वापस आ जाएगा। कमेंट आउट के सारे कलर अलग था, तो कमेंट आउट वैल्यूज़ का कलर दोबारा वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। अभी फ़िलहाल सारी कमेंट आउट ब्लैक हो गई हैं। तो ख़ैर फ्लैप्स और एलेरॉन्स जो मैंने वैल्यूज़ नहीं यूज़ करनी है, मैं इसको कमेंट आउट कर दूँगा एंड देन अपनी हॉरिज़ॉन्टल टेल एंड वर्टिकल टेल की वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट करूँगा। सेम जिस तरह विंग में पुट करेंगे वैल्यूज़ अपनी कॉर्ड की या मतलब हाँ, रूट कॉर्ड की एंड टिप कॉर्ड की, देन अपने सेमी स्पैन वगैरह की, तो सेम डायहेड्रल है या कर्व्ड है, कुछ भी है, जो भी आपकी कोई स्वीप एंगल है, कुछ भी है, तो उसकी वैल्यूज़ हर जिस तरह से विंग में पुट करेंगे वैसे ही आपने वर्टिकल एंड हॉरिज़ॉन्टल टेल में भी पुट करनी है, सब कुछ सिमिलर रहेगा। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, ये जस्ट सेम है। सही है, मैं अपनी सारी वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, मेरा ज़रूरी नहीं है कि मैं फ़िन में कोई वैल्यू पुट करूँ, अगर आपका फ़िन रिलेटेड है एयरक्राफ्ट, तो आप लोग हाँ, थोड़ी-सी चेंजेस होंगी, क्योंकि वो एक्सएफएलआर पे तो डिज़ाइन हो जाएगा, मगर हमारा मैंने आपको पहले भी बताया था कि डैटकॉम में हमारे पास कुछ लिमिट्स हैं। आप ख़ैर इसका ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। आप मैं कोई लिंक दूँगा आप लोगों को, जहाँ से आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी ख़ैर ये मेंशन्ड है कि डैटकॉम की कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो डुअल टेल एयरक्राफ्ट वगैरह नहीं बना सकता। मतलब जिसके डुअल रडर हों या डुअल वर्टिकल स्टेबलाइज़र हों, तो ये उन किस्म के एयरक्राफ्ट नहीं बनाता, मगर हाँ, हम इसको अमेंड कर सकते हैं। एक और मैंने आप लोगों को बताया सॉफ्टवेयर AC3D व्यू के नाम से होता है।
AC3D व्यू में ये है कि मैं अपने डॉट-कॉम के बनाए हुए एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट करता हूँ एंड देन मैं अपने जो भी इसमें जो लिमिटेशंस डॉट-कॉम प्रोवाइड कर रहा है मैं उसको ओवरकम कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मैंने अपने एयरक्राफ्ट में मेरा डुअल टेल था, तो मैंने AC3D में इंपोर्ट करवा के अपने एयरक्राफ्ट को डॉट-कॉम की फ़ाइल को वहाँ पे मैंने टेल को डुप्लिकेट किया, उसकी पोज़ीशन उसको अलाइन की। देन मैंने लैंडिंग गियर की कुछ फाइल्स इंपोर्ट करवाई उस AC3D में। ज़ाहिर-सी बात है वो अलग सॉफ्टवेयर है तो उसके कुछ एक्सटेंशंस अलग हैं। तो मेरे पास वो लैंडिंग गियर की फाइल्स वगैरह मैं सिंपली डाउनलोड कर चुका था एंड डाउनलोड करने के साथ-साथ हमने उसको सॉलिड वर्क्स पे भी डिज़ाइन किया हुआ था। हमारा पहले एयरक्राफ्ट सॉलिड वर्क्स पे भी डिज़ाइन था। तो हमने ये किया कि उसकी एसटीएल फाइल्स जनरेट होती हैं सॉलिड वर्क्स से। हमने उसकी लैंडिंग गियर की एंड उसके बैक पे जो डीसी मोटर होती है हमने उनकी एसटीएल फाइल्स जनरेट करवाई सॉलिड वर्क्स से और उसे AC3D में इंपोर्ट कर लिया। अब चाहें तो ज़ाहिर-सी बात है ज़रूरी नहीं है कि बनाएँ। अब चाहें तो उसको ऑनलाइन अगर आपको एसटीएल फाइल कोई मिल जाती है उसी रेशियो के हिसाब से जिस रेशियो का आपका एयरक्राफ्ट है, तो आप जस्ट एसटीएल फाइल्स को डाउनलोड करके इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। सही है, तो हम ये है कि अपने एयरक्राफ्ट को अमेंड कर सकते हैं। इसी ने एक हमें अपॉर्च्युनिटी दी हुई है। हम अपने एयरक्राफ्ट्स की अ, अगर हम बना रहे हैं एलेरॉन या रडर या एलिवेटर तो हम उसकी मूवमेंट्स और डिफ्लेक्शंस सब कर सकते हैं AC3D में। इसमें खैर वे हमारे पास ऑप्शंस हैं। अपने पूरे एयरक्राफ्ट को आप नेट्स पे नोटपैड प्लस प्लस पे citation.dcm को राइट क्लिक करके वो नोटपैड प्लस प्लस में आपने ओपन किया था तो उसको उसी में सेव करके आप जस्ट इसको डबल क्लिक करके अपनी फाइल का ओवरव्यू चेक कर सकते हैं। ओवरव्यू ज़ाहिर-सी बात है मैंने जो मेरी फाइल थी मैंने उसको वैसे का वैसे ही रहने दिया। तो आप इसका ओवरव्यू यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसको स्लो करना चाहें या फ़ास्ट करना चाहें तो ये एरो कीज़ से होता है फ़ास्ट, देन इसे लार्ज या मिनिमाइज़ करना हो तो वो भी एरो कीज़ से ही हो जाता है। और ख़ैर अपने एयरक्राफ्ट को बस ये फ़र्क है एक्सेप्लार में और डॉट-कॉम में कि एक्सेप्लार में आप जो भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं आपको उसी वक़्त उसका प्रीव्यू मिल रहा होता है। मगर डॉट-कॉम में ये है कि आपको पूरे एयरक्राफ्ट को या आप कुछ भी कर लें, आप पहले एक विंग की कुछ वैल्यूज़ एंटर करके उसको रन करके देख लें तो आपके पास एक सिंपल विंग शो हो रहा होगा। विंग और उसकी डिज़ाइन शो हो रही होगी। देन आपने ऐसा है तो आप अपने टेल को ऐड करवा दें। टेल को ऐड करवा के देन अगेन रन कर लें, आपको अपनी टेल की पोज़ीशन और उसका डिज़ाइन शो हो जाएगा कि भाई जो मैंने अ, एयरफ़ॉइल सेलेक्ट की थी और जो मैंने डायमेंशन सेलेक्ट की थी, कुछ उसी हिसाब से मेरा विंग और टेल डिज़ाइन हुआ है या नहीं। ज़्यादातर ये मसले बॉडी में ही होते हैं, मगर बॉडी का मैंने बहुत ही एक अच्छा आप लोगों को सॉल्यूशन दिया हुआ है। चाहें तो अगर किसी के पास टाइम है और स्पेयर करना चाहता है सीखने के लिए, तो ही और शी कैन आल्सो एंटर देयर ओन वैल्यूज़ टू डिज़ाइन बाय देमसेल्व्स ऑन द डॉट कॉम और एल्स मैंने एक तरीका जो बताया है कि आप लोग एक्सएमएलआर से अपनी बॉडी के पैरामीटर्स एक्सपोर्ट करवा लें एंड देन मैं ये बता चुका हूँ कि कौन सी वैल्यू कहाँ आप इंसर्ट करेंगे लाइक XCPRS एंड देन ZUN ZL अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो ये कुछ 6 वैल्यूज़ होती हैं टोटल। ये एग्ज़ैक्टली 6 वैल्यूज़ अगर आप पुट करेंगे, तो जैसा आप लोगों का एक्सेप्लर पे बॉडी बनी हुई थी, सेम एग्ज़ैक्टली वैसी बॉडी आपकी यहाँ डॉट कॉम पे भी बन जाएगी। वरना ज़ाहिर है फ़र्क होंगे। अच्छा इसके अलावा आप लोगों का जो है यहाँ पे एक चीज़ है एक्सएमएल फ़ाइल। अच्छा अब आप लोगों ने इस लैब में अपने डॉट कॉम पे डिज़ाइनिंग के बाद करना क्या है? अब ज़ाहिर है मैंने डॉट कॉम पे काम किया है, इतनी मेहनत की है तो उसको ज़ाया तो नहीं जाने देना है। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैंने डॉट कॉम पे इसलिए बनाया था कि मैं सिंपली उसको इंपोर्ट करवा लूँ या फला चीज़ कर लूँ। मैंने इसको वेरिफ़िकेशन के लिए भी तो बनाया था। तो मेरा काम क्या होगा कि मैं एक तो इस एक्सेल की फ़ाइल में अपने ग्राफ्स क्रिएट करूँगा। जस्ट लाइक मैंने लास्ट लैब में बताया था कि मैं अल्फ़ा वर्सेस सीडी का ग्राफ बना रहा हूँ। अच्छा ये भी हो सकता है या वाइस वर्सा हो, उसको मैच कर लेना। मगर मैं सिर्फ़ इसके बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि ग्राफ कैसे बनता है। सही है? आप जैसे यहाँ सॉरी ये वाला जहाँ डॉट डॉट बने हुए हैं इसके अंदर जाएँगे और ये या तो ये लास्ट वाला सेक्टर सेलेक्ट कर लें ज़्यादा बेहतर है, वरना इसके अलावा भी हमारे पास ग्राफ्स के लिए ऑप्शंस होते हैं, वो आपको यहाँ शो कर रहा होता है मगर हमें पर हर वैल्यू के हिसाब से नहीं चाहिए, हमें जैसे एक फ्लो चाहिए, ठीक है?
होता अक्सर ये है कि हम ये नहीं चेक कर रहे होते कि एक्सएफएलआर में फला एंगल ऑफ अटैक पे ये वैल्यू आ रही थी, तो डेटकॉम में फला एंगल ऑफ अटैक पे ये वाली वैल्यू आ रही है। हमें ये नहीं चेक करना। हमें ये चेक करना है कि हमने चाहे एक्सएफएलआर पे बनाया, चाहे हमने डेटकॉम पे बनाया, हमारा एटलीस्ट जो फ्लो ऑफ पाथ है ना, जो हमारा ग्राफ का जो फ्लो है, वो सेम होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि अभी मेरा CD वर्सेस अल्फा है, वो मेरा टॉप टू बॉटम जा रहा है। मतलब मेरा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ अटैक मेरा ड्रैग बढ़ रहा है। तो वैसा ही क्या मेरा एक्सएफएलआर में भी हो रहा है? ये नहीं चेक करना है कि इस वैल्यू पे ये वैल्यू आ रही थी। हमने बस ये चेक करना है कि विथ एंगल ऑफ अटैक मेरा ग्राफ उसमें भी बढ़ रहा है या उसमें डिक्रीज हो रहा है। बस मैंने ये चेक करना होता है। और मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि आई एम नॉट श्योर कि अल्फा वर्सेस CD इसी तरीके से बनेगा। ये हो भी सकता है कि CD आपका यहीं रहे और अल्फा यहाँ पे स्विच हो जाए, तो वो खुद करके देख लेना। मैं फिर भी आप लोगों को वेरीफाई करके दोबारा गाइड कर दूंगा। दैट्स नॉट अ बिग डील। सिर्फ इसकी पोजीशंस आगे पीछे करनी होती हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने ये करना होगा कि हर एक का ग्राफ बना लें। हम कुछ खास चीज़ें नोट कर रहे होते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ मोमेंट। इसके अलावा हम लिफ्ट ओवर ड्रैग भी चेक कर रहे होते हैं, CL ओवर CD। तो उसका जस्ट आपने यही करना होगा। यहाँ पे आप CL की वैल्यूज पेस्ट करें, देन यहाँ पे CD की वैल्यू पेस्ट करें और इन दोनों का एक ग्राफ यहाँ पे जनरेट कर लें, तो आपके पास यहाँ पे एक CL ओवर CD का भी ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, एक और भी होता है अल्फा वर्सेस CL ओवर CD। मतलब एंगल ऑफ अटैक की निस्बत से लिफ्ट ओवर ड्रैग का रेशियो क्या आ रहा है। तो कुछ अलग अलग किस्म के ग्राफ्स बनते हैं। आपके एक्सएफएलआर में तो डायरेक्ट ही बन रहे थे, तो इसमें भी वैसे ही बन जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है एक्सएफएलआर में, तो आई होप कि पिछले लेक्चर में आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक्सएफएलआर पे ग्राफ्स तो कुछ भी नहीं करने थे। आपने सिर्फ सिमुलेशन करनी थी एंगल ऑफ अटैक की निस्बत से, और आपके वहीं पे ग्राफ्स शो हो रहे थे कि लिफ्ट का मेरे पास ग्राफ क्या आ रहा है या ट्रैक का क्या आ रहा है। जो भी आपके पास ग्राफ्स है वो वहीं पे डायरेक्ट शो हो रहे थे, जस्ट स्क्रीन स्विच करनी होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, बस यहाँ पे डेटकॉम पे जो भी आपके ग्राफ शो हो रहे हैं, आपने इस ग्राफ को अपने एक्सएफएलआर के ग्राफ के साथ कंपेयर करना है। मतलब एक आप सिंपल सी वर्ड की फाइल लेंगे, वहां पे आप अपने एक्सएफएलआर का CD वर्सेस अल्फा का जो ग्राफ आ रहा था उसको यहाँ पेस्ट किया, और डेटकॉम का CD वर्सेस अल्फा का जो ग्राफ आ रहा था वो यहाँ पेस्ट किया। मतलब मुझे इन शॉर्ट कंपैरिजन देखनी है लैब 6 के टास्क में, कि दोनों के कंपैरिजन में आप लोग का फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा। वैसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने दोनों एयरक्राफ्ट को सेम डिज़ाइन किया है, सेम आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटीज़ रखी हैं, सेम आपने पोज़ीशंस रखी हैं, आपके विंग की अलाइनमेंट सेम है, टेल की अलाइनमेंट सेम है, सब कुछ सेम है। इवन कि मैं चाहूँगा आप एंगल ऑफ अटैक भी सेम ही रखें, जिस पे आप अपने टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आप लोग की ज़ाहिर बात है ग्राफ भी सेम ही आने चाहिए। स्लाइटली फ़र्क होगा, अगेन कह रहा हूँ, स्लाइटली फ़र्क ये होगा कि एंगल की कुछ पोजीशंस चेंज होंगी। हो सकता है कि थोड़ा-सा कर्व होके आ रहा हो। अब देखिए जैसे यहाँ पे ऊपर से शुरू हो रहा है, थोड़ा नीचे की तरफ डाइव कर रहा है, देन ऊपर जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे एक्सएफएलआर में थोड़ा-सा नीचे आता हो, एक जर्क आता हो एंड देन नीचे आके ऊपर जाता हो। तो इन शॉर्ट आपके पास फ्लो हुई है। तो ये फ्लो मैटर नहीं कर रहा होगा। ऐसा ना हो कि डेटकॉम में आपके पास लोअर टू अपवर्ड जा रहा है और एक्सएफएलआर में आपके पास अपवर्ड टू लोअर आ रहा हो। तो ये खैर मेजर फ़र्क है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो पहले खुद कैटर करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता तो यू कैन आस्क अस, मी और अरसलान, एनीवन। तो आई होप सबको ये अपना टास्क समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने लैब 6 में क्या करना है। अपने एक्सएफएलआर के ग्राफ्स को और अपने डेटकॉम के ग्राफ्स को आप लोगों ने कंपेयर करना है, और खुद ही उसके बारे में 1 या 2 लाइन का कोई रिमार्क्स आप लोगों ने मेंशन करना है कि अगर ये फ़र्क आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और अगर ये फ़र्क नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, और वैल्यूज़ में ऐसा क्या डिफरेंस है। और इसके अलावा आप लोगों की कुछ जो मेन वैल्यूज़ हैं, मतलब आपका CG पॉइंट है या विंग की पोजीशंस वगैरह हैं, वो आप एक अलग से टेबल में मेंशन कर दीजिएगा इस लैब के एंड में। अच्छा, वो भी कोई आई होप बिग इश्यू नहीं है। ये आप लोगों को सारी वैल्यूज़ हमारे एक्सएफएलआर के मेन स्क्रीन पे ही मिल जाती हैं। मैं यहाँ पे इसको खोल लेता हूँ।
सही है, अभी इसमें आप लोग जिस तरह देख सकते हैं ये सीएल ओवर सीडी का ग्राफ है। अब इसमें मेरे पास बॉटम टू टॉप की तरफ जा रहा है। तो आपका जो अब जा रहे हैं मैंने तो दोनों अलग-अलग एयरक्राफ्ट्स हैं। ये वाला जो एयरक्राफ्ट है ये हमारा खुद का डिज़ाइन्ड है और जो अभी मैं टेटकॉम पे आप लोगों को ग्राफ्स वगैरह चेक करवा रहा था वो अलग एयरक्राफ्ट था। तो ज़ाहिर-सी बात है ये तो मैच नहीं करेंगे मगर आपके जो दोनों एयरक्राफ्ट्स हैं वो तो सेम डिज़ाइन्ड होंगे। तो आप लोगों की ग्राफ्स मैच करने चाहिए। सेकेंडली आप लोग अपनी ये सीजी की एक्स पोज़ीशन, सीजी की ज़ेड पोज़ीशन जो आप लोगों ने अपने डॉट-कॉम में इंसर्ट करनी थी, वो भी आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही होंगी। सही है, मैं खैर यहाँ पे भी सिम्युलेट नहीं हुआ हुआ पूरा, तो सारी वैल्यूज़ आप लोगों को शो नहीं होंगी, तो इट्स नॉट अ बिग इश्यू। अरसलान ने आई गेस आप लोगों को सिम्युलेट वगैरह सब कुछ करके दिखाया था, तो उसमें आप लोगों को आइडिया होगा कि ग्राफ्स वगैरह कैसे जनरेट हो रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर मैं ग्राफ चेंज करना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ, वो सब आइए आपको बता चुका है, मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। बट ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को सारी वैल्यूज़ शो हो रही होती हैं। यहाँ पे भी आई होप हम वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मेंशन्ड हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि अगर मैं अ, लॉग फाइल जनरेट करवाना चाहूँ, सिंपल एल पुश कर दूँ या यहाँ पे जाके मैं लॉग फाइल जनरेट करूँ, तो मेरे पास एक लॉग फाइल भी ओपन होती है मेरे अ, एज़ अ टेक्स्ट फाइल। आई होप इट्स हैंगिंग। नहीं अच्छा सही है, ये सिम्युलेट नहीं हुआ हुआ। इसको अगर मैं सिम्युलेट करूँगा तो उसके बाद वो लॉग फाइल जनरेट होती है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के पास सेंटर ऑफ प्रेशर की भी पोज़ीशन आ गई हैं, एक्ससीजी भी आ चुका है। बाकी सारी वैल्यू जो ख़ैर यहाँ पे मेंशन नहीं हो रही थी, वो भी अब हो चुकी हैं। उसके अलावा एल प्रेस करने पे ये देखें आप लोग की लॉग फाइल जनरेट हो गई और इस लॉग फाइल में भी कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो आप लोगों को नीड होती है और वो आपकी मेन स्क्रीन पे शो नहीं हो रही हैं, जस्ट लाइक सीजी की पोज़ीशंस। अब जैसे वहाँ पे एक्स और ज़ेड थी, यहाँ पे वाई भी आ चुकी है। आपकी डेंसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, वो सारी चीज़ें जो भी उसने कैलकुलेट किया होता है, जो उसने एनालाइज़ किया होता है, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो रही होती हैं। सही है, अभी मैंने यहाँ पे ख़ैर मेरी इस फ़ाइल में कुछ एरर होगा क्योंकि ये वही फ़ाइल नहीं है जो अरसलान ने बनाई थी। मैं ये जस्ट एज़ अ सैंपल यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें एरर्स की वजह से मेरी प्रॉपर कंप्यूटिंग नहीं हुई हुई है। मगर मैं आप लोगों को सिर्फ़ बताने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह आप लॉग फ़ाइल में से जाके अपनी वैल्यूज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सही है? अगर आप लोगों का प्रॉपर एनालाइज़ हुआ हुआ होगा, प्रॉपर आप लोगों की कैलकुलेशन हुई होंगी, जो आप लोगों ने अपना वैल्यूज़ पुट की होंगी, अपने एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किया होगा एंड देन इसको क्लियरली एनालाइज़ किया होगा, तो यहाँ पे जहाँ देखें कैलकुलेटिंग लिखा हुआ आ रहा है ना, कैलकुलेटिंग पॉइंट डिग्रीज़, वहाँ पे आपकी वैल्यूज़ होंगी। हर पॉइंट पे आपकी जो भी अलग-अलग वैल्यूज़ कैलकुलेट हो रही थी, वो सब मेंशन्ड होंगी। सही है, ये एज़ अ सैंपल था, तो इस पे कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी भी वैल्यूज़ नहीं आ रही। मैंने इसको प्रॉपर एनालाइज़ नहीं किया है अभी आप लोगों के सामने। ये मैंने एज़ अ सैंपल ऐसी ही एक रैंडम फ़ाइल खोली है अपनी, जो मेरी बहुत पहले की डिज़ाइन की हुई है। मगर इसमें ज़ाहिर-सी बात है मैं ब बाद में और क्लासेस को सिखाने के लिए चेंजेस करता रहा हूँ। तो अभी कोई एरर जनरेट हुआ होगा, इस वजह से कैलकुलेटिंग पे गया हुआ है, तो इसकी कोई टेंशन ना लें। मे बी पॉसिबल कि मैं यहाँ से एंगल ऑफ अटैक्स चेंज करूँ तो ये एनालाइज़ हो जाए प्रॉपर, बट दैट्स नॉट माय टॉपिक राइट नाउ। डॉट कॉम सिखाना था, तो मैं डॉट कॉम के बारे में आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ कि डॉट कॉम पे कुछ वैल्यूज़ जो इंसर्ट करनी होती हैं, वो कहाँ से आप लोगों को मिल जाएँगी। और बाकी आप लोगों ने ग्राफ्स अच्छा ग्राफ में हाँ, ये बता रहा था कि आपने वहाँ पे एक्सेप्लर सॉरी डॉट कॉम के तो ग्राफ्स बना दिए। ये जो आप लोगों के एक्सेप्लर के ग्राफ है ना, ये सीएलओ वर्सेस सीडीआर है, तो इस तरीके के और भी बनते हैं। सीडी का भी बनता है, करंट प्लेन 1 मिनट करंट ग्राफ जो है ना, मैं करंट ग्राफ में अपने ग्राफ की सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ। मुझे कौन से ग्राफ यहाँ पे अभी शो करवाना है, मैं यहाँ पे आके अपने ग्राफ्स शो कर लूँगा और मल्टीपल ग्राफ भी यहाँ पे ब दिखा सकता हूँ अपने में। तो यहाँ पे मैं अपने मल्टीपल ग्राफ शो करूँगा, जो ग्राफ मेरा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे अपने एक्सेप्लर का अल्फा वर्सेस सीडी बनाया है, तो मैं सॉरी डॉट कॉम का अल्फा वर्सेस सीडी बनाया है, तो मैं एक्सेप्लर का अल्फा वर्सेस सीडी बनाऊँगा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लिए और एक वर्ड फाइल में पेस्ट करके कंपेयर कर लिया। सीएल वर्सेस अल्फा का बनाया, दोनों पे एक्सेप्लर पे और डॉट कॉम पे दोनों के स्क्रीनशॉट्स लिए कंपेयर कर लिया। देन आई नीड इन द एंड द कंपैरिजन of both designed aircrafts on XFLR and DATCOM. Well, that's your task to perform.
होपफुली नेक्स्ट लैब में हम बेसिक जानेंगे अपने नेक्स्ट लैब की, जो कि है फ्लैट गियर के ऊपर, कि फ्लैट गियर क्यों यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, और नेक्स्ट लैब भी आप लोगों की जल्दी परफॉर्म होगी इंशाल्लाह। सो द लेक्चर एंड्स हियर। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।